कुछ क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? ओल्ड क्वेश्चंस कल हम लोगों ने पढ़ लें, पढ़ाई कर लें, ठीक है। सो ओल्ड क्वेश्चंस देखा आप लोगों ने, पीवाईक्यू मेंस का, ठीक है। किसी का कोई एनालिसिस, कोई कंट्रीब्यूशन, एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में आया हो आपको देखकर कि हाँ सर ये चैलेंज आ रहा है या इस तरह से पूछ रहा है? कुछ आपकी भी एनालिसिस हो सकती है मे बी। देखे हैं कुछ? अच्छा, एनसीईआरटी देखे हैं। बाकी लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिए? और जो यूजी बैच वाले हैं, रिवीजन है? कहीं से भी पूछ लूं? क्यों, इससे पहले क्या था? कुछ और पढ़ रहे थे? ठीक है। सी प्री के भी क्वेश्चंस देखेंगे, पहले कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं मैं। और कल एक बेस मैंने तैयार किया था, आपको बताना शुरू किया था, व्हाट इज पॉलिटी, एंड वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम, ठीक है। और एक हमेशा मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट आपको समझ में आना चाहिए। स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत स्टोन एज में चले जाओ तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वहां पर, बिकॉज वहां पर कोई कबीले का सरदार हुआ करता था, ठीक है। तो आप देखोगे यहां से लेकर टिल डेट 2026 हम प्रॉपर एक इलेक्शन सिस्टम में आ चुके हैं। तो इस जर्नी में आप देखोगे कि कहीं से तो हम ग्रेजुअली डेवलप किए होंगे और फाइनली एक बिग नेशन के तौर पर हम चीजों को देख पाते हैं। छोटा सा गांव, फिर टाउन हुआ होगा, फिर इन्होंने बड़ा एरिया क्रिएट किया, फिर और बड़ा, डायनेस्टीज आई, 2-2 किलोमीटर के डायनेस्टीज थे उस जमाने में। देन यू विल फाइंड अ कंप्लीट नेशन, या राइट वर्ड इज स्टेट। एक स्टेट देख पाते हो आप। अब इसमें भी क्या हुआ कि सबका अपना अपना कन्फाइंड एरिया था, ठीक है, अपना अपना एरिया था। अब इसमें जब लोगों को इनसिक्योरिटी हुई, बिकॉज आप देखोगे कि 1800 तक, इनफैक्ट 1900 तक ज्यादातर टाइम वॉर में चला सबका टाइम, और लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मेरे पास लैंड एरिया कितना है, मैं कितने लोगों पर रूल कर रहा हूं। दैट वाज द मेन मोटो, ठीक है। और इस मोटो के चलते आप देखोगे लोग वॉर में इन्वॉल्व थे। कोई वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं थी, मार्केट नहीं था, स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं है, नथिंग, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों पे कोई काम नहीं होता था। कुछ ऐसे डायनेस्टीज थे जो जिन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस किया था उस टाइम पीरियड में। यूरोप में आप देखोगे सिविलाइजेशन अलग लेवल का था, मेसोपोटामिया अलग लेवल का था, इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग लेवल का था। हम लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक थे, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस नहीं कर पाए। यूरोप ने आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस किया, काफी तेजी से वो लोग ग्रो किए। सो अब इसके बाद लोगों ने ये इनसिक्योरिटी में किया, जब लोगों को समझ में आई कि हम सब अकेले अकेले फाइट करेंगे तो शायद हम बच नहीं पाएंगे, सो हम एक काम करते हैं, हम बन जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाते हैं। और इस बीच इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी एग्रीमेंट पर बेस्ड चीजों को डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट। इस बेसिस पर इन्होंने डिसाइड किया चीजों को, और ऐसे इनके जो क्लब बने, दैट वाज कॉल्ड फेडरेशन, इनको कहा गया, ठीक है। फेडरेशन में क्लब तो हुए ये, एंड दे फाउंड कि ये बढ़िया है, सिक्योर भी रहेगा, लेकिन इन्होंने ये बोला कि हम सबका अपना अपना जो एरिया है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा, स्टेट्स उन्होंने कहा स्ट्रांग रहेंगे। द सेम वे
वी डिसाइडेड फॉर यूनियन, बट हमने टर्म अलग इस्तेमाल कर लिया, एंड वी यूज दैट यूनियन टर्म। हमने भी काम वही किया। आप देखोगे हमने डिफरेंट स्टेट्स को क्लब किया और कहा अब हम सब एक हैं, भारत एक है, और ये यूनिटी है हमारे बीच। स्टेट्स हमारे पास भी हैं, बट हमने बोला कि जैसे यहां पर स्टेट्स खुद से आगे आए थे, यहां स्टेट आगे नहीं आए थे, यहां पर लोग आगे आए थे। और वो लोग कौन थे? वो फ्रीडम फाइटर्स थे जो सामने आए, और इन सभी स्टेट से निकल कर आए थे वो फ्रीडम फाइटर्स, किसी एक सिंगल स्टेट से नहीं थे। नाउ सी, अब जब सिंगल स्टेट से नहीं है, सब क्लब होके आए, तो इन्होंने बोला कि हम दो फॉर्म में गवर्नमेंट रखेंगे, एक को हम यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे और एक को हम स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। और हमने अपने नेचुरल इंटीग्रिटी और नेचुरल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको हमने ज्यादा फेवर माना यूनिटी के पीछे। 3 साइड यू कैन सी वाटर, दिस साइड हिमालय, दिस साइड डेजर्ट, तो इतने सारे एरिया हमारे कॉम्पैक्ट, इनको हम देख पाते हैं कि इन्होंने हमारे लैंड को कॉम्पैक्ट कर दिया। सो दिस वे वी क्रिएटेड यूनियन। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनियन। यूनियन हैज मोर यूनिटी देन द फेडरेशन, बट इन फेडरेशन state, individual states are having their own powers, but in our case state don't have their own powers। है पावर कब तक है? जब तक वो रूल्स रेगुलेशन में चल रहे हैं। जैसे ही आपको लगा कि एमपी और छत्तीसगढ़ सेपरेट करना चाहिए, आपने कर दिया। तेलंगाना आंध्रा अलग कर दिया आपने, यूपी उत्तराखंड कर दिया, बट दे कांट डू, यहां पे परमिशन नहीं। स्टेट ने मान लिया है कि ये हमारी जमीन है, इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे। दिस डजंट बिलोंग टू यूएसए। क्लियर है? बोले यूएसए एक एग्रीमेंट में है, हम यूएसए नहीं है, यूएसए एग्रीमेंट में। ऐसा उन लोगों ने डे वन से माना है। हाँ, अब आप पूछोगे कि आप कहां के हो, तो बोलेंगे यूएसए से हमें प्यार है, हम वहां के हैं। जैसे जो इंडियंस जाते हैं यूएसए में, उनको भी थोड़ा बहुत फील होने लगता है कि हमारा देश यूएसए, क्योंकि नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपको करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके दो देश हो सकते हैं, एक जिसने पैदा किया और एक जहां पर आपकी रोजी रोटी चल रही है। वो दोनों चीजों को आप मान सकते हो, ठीक है? दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो फेडरेशन इज बेसिकली व्हाट दिस इज अबाउट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये। फेडरेशन एंड यूनियन आर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर से ये तैयार हो गया कि ये देश दिखने में कैसा। आप जब यूके की बात करोगे तो यूके में कैसा दिखता है? यूके में पूरी गवर्नमेंट, मतलब बीच में कोई और डिवीजन नहीं, दे डोंट हैव स्टेट्स, दे डोंट हैव स्टेट्स। क्लियर है? सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती। तो ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे, सबके अपने अपने यूनिट्स हैं बेसिकली, बट हाँ, सभी लोग स्टेट और सेंटर वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। यूके का अलग है, वहां पर स्टेट्स नहीं है, सीधे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है। सिटीज तो है वहां पर, बट उनको मैनेज करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव देयर ओन स्टेट्स, वी हैव आवर ओन स्टेट्स। बट हमारे यहाँ स्टेट्स क्या है, कभी भी उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? फेडरेशन एंड यूनियन में दे हैव सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, वी डोंट हैव एनी एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट पे हमने ज्वाइन ही नहीं किया। हमने बोला कि आपको भारत में आना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। स्टेट्स को हमने पहले ही बता दिया था। और इस यूनिटी के पीछे कल मैंने रीजन बताया, द स्ट्रेंथ वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट। यदि वो हमें टॉर्चर नहीं करते तो शायद हम यूनाइट कभी भी नहीं होते। हमारा तो काम चल रहा था, ठीक है, और वो काम चलते चलते हमने मैनेज भी किया। बट यस, 1942 के बाद ये डिसाइड हो गया था कि अब भारत देश हमारा अपना देश होगा। और जब आप देखोगे आजादी के बाद का जो प्लान है स्टेट्स का, उसमें हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था स्टेट्स को। तब भी हम स्टेट्स थे हमारे पास, और उन स्टेट्स में से कुछ बड़े बड़े स्टेट्स लाइक बॉम्बे, मद्रास, देन कलकत्ता, उस जमाने में ये सब थे, ठीक है ना, अवध, देन मैसूर स्टेट, पंजाब स्टेट, ये सब अलग अलग स्टेट थे और काफी बड़े बड़े थे। पहले तो प्रोविंस कहा गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी कॉल्ड देम स्टेट्स, बिकॉज स्टेट इज अ पॉलिटिकल टर्म। प्रोविंस बोलने में फिर से वही लगता था कि ब्रिटिश जमाने की टर्मोलॉजीज है,
तो वो उसको हमने चेंज करना चाहा। सो दिस इज अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर यूनियन है। अब आप पूछ सकते हैं सर हम फेडरेशन क्यों नहीं बने? बिकॉज फेडरेशन में स्टेट स्ट्रांग थे और हम चाहते थे कि हमारा देश स्ट्रांग रहे। तो आप बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट सेम तो है। नो, बिकॉज हम फाइट करके आगे आए हुए थे और मान लो हम स्टेट को स्ट्रांग बनाते तो हमें 552 स्टेट्स बनाने पड़ते, इतने सारे डायनेस्टीज थे। क्लियर है? ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने कहा नहीं, ये थ्योरी काम नहीं करेगी, यूएस जैसा मॉडल नहीं चाहिए हमें, हमें कनाडा जैसा मॉडल चाहिए। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, कनाडा में सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, हमें वो मॉडल चाहिए। और हमारे स्टेट्स ऐसे होने चाहिए कि जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही स्टेट एग्जिस्ट करेगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अब इसको करने के लिए कोई बाहर से तो आएगा नहीं, हमारे देश के लोग ही होंगे। डेफिनेटली दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू सम स्टेट। ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक कोई हवा से उतरेगा और आ जाएगा हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो किसी ना किसी स्टेट से होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने यूनियन टर्म इस्तेमाल किया। अब इन दोनों में एक कॉमन चीजें हम देखेंगे और वो कॉमन है, एक टर्म इस्तेमाल होगा फेडरल। ठीक है, फेडरल टर्म इस्तेमाल होगा। और फेडरल जब हम कहते हैं तो फेडरल इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, इज अ काइंड ऑफ फीचर। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे इक्वल बिहेवियर विथ ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स, इक्वल बिहेवियर विथ ऑल स्टेट्स। इन दोनों में फीचर है कि अपने स्टेट्स को आप सबको बराबर मानेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, एवरीबडी इज इक्वल। ऐसा बिहेवियर यहां भी चाहिए हमें। इसका मतलब यह हुआ कि हम फेवर किसको कर रहे हैं? स्टेट्स को फेवर कर रहे हैं। इस फीलिंग में, फेडरल फीलिंग में हम स्टेट को फेवर कर रहे हैं और स्टेट को माना स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम वी हैव अनदर रिलेशन दैट इज कॉल्ड सेंटर स्टेट रिलेशन। हमने टर्म इस्तेमाल क्या किया? सेंटर टर्म इस्तेमाल किया। तो जो पावर का एरो है दैट गोज विद द सेंटर, सेंटर की ओर पावर जा रहा, और ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने यूनिटरी कहा, यूनिटरी एंड फेडरल। तो ये दो तरह के फीचर्स आपको पढ़ने मिलेंगे। हमारे देश में दोनों फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। ब्रिटेन में देखोगे उनके पास सिर्फ यूनिटरी है, बिकॉज दे हैव सिंगल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारे यहां सेंट्रल स्टेट का भी कॉन्सेप्ट है और हमारे यहां यूनियन स्टेट का भी कॉन्सेप्ट है। यूनियन स्टेट में पावर ज्यादा किसके साथ है? दैट इज विद द स्टेट्स, स्टेट्स, इसमें स्टेट्स मजबूत। ठीक है, लेकिन जब यहां बात करते हैं तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन या परसेंटेज पावर का इनके पास ज्यादा है। हाँ जी बच्चे, नहीं, ऐसे नहीं। जब यूनियन टर्म का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए सारे बराबर, जब सेंटर का इस्तेमाल करोगे तो पावर इधर चला जाता है। यूनियन स्टेट बोलने पर क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनियन में हमेशा यह कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, जिसको मैं फेडरल कह रहा हूं। तो फेडरल या यूनियन बोलो, फेडरल कॉन्सेप्ट है, यूनियन स्ट्रक्चर का नाम है, फेडरेशन स्ट्रक्चर का नाम है, फेडरल बिहेवियर का नाम है। यूनियन गवर्नमेंट में बिहेवियर कैसा होगा? फेडरल होगा। अभी भी हम बोलते हैं ना फेडरल फीलिंग। जैसे आपको कल क्वेश्चन बता रहा था मैं, जीएसटी वाला क्वेश्चन क्या है? फेडरल टर्म इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर जब भी हम बोलेंगे उसमें सेंटर और स्टेट्स, सेंटर और सॉरी यूनियन और स्टेट्स दोनों की बात होगी, ठीक है, यूनियन और स्टेट्स दोनों की बात होगी। लेकिन जब हम सिर्फ सेंटर की बात करते हैं तो पावर एक्सक्लूसिवली गोज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हां, क्वासी इसको नहीं बोल रहे, इन दोनों को मिलाकर बोलते हो क्वासी फेडरल, ठीक है। आधा, क्वासी मींस अर्ध, अर्ध फेडरल, अर्ध संघी हिंदी का शब्द है। तो इसका मतलब क्वासी मींस हम आधे फेडरल हैं और आधे यूनिटरी टाइप है, ठीक है। ब्रिटेन कैसा है? प्योर यूनिटरी है, क्योंकि वहां स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, सो सब कुछ उन्हीं के पास है, सेंट्रलाइज है। और जब हम फेडरल फीचर की बात करते हैं तो हमने क्या किया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सेपरेट पावर्स हैं स्टेट्स के बारे में,
हाँ, बीच में नेट आप लोग का डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब यहां का नेट डिस्टर्ब कर रहा है। सी, तो मैं बात कर रहा था कि जब हम बात करते हैं यूनियन स्टेट्स की बात करते हैं, तो हमारा मानना है कि स्टेट्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए इक्वल पावर या इक्वल शेयरिंग रखी गई है। दे कैन हैव देयर लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन हैव देयर ओन बजट, दे कैन हैव देयर ओन रिक्रूटमेंट, दे कैन हैव देयर ओन सीएम, दे कैन हैव देयर ओन गवर्नर एंड एक्सेट्रा, राइट। इनका अपना सिस्टम अलाउ किया है, लेकिन किसी भी हालत में वो देश के बाहर नहीं जा सकता। वो सिस्टम हमेशा उनको अंडर में रहना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, इंटरवेन करेगी। इंटरफेयर्स नेगेटिव टर्म है। लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो चाइना ने अटैक कर दिया देश पर, तो क्या होगा, इधर से प्रोटेक्शन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी फोर्सेस भेजेगी ताकि स्टेट्स के ऊपर आंच ना आए। अब ये वाला खर्चा कहां से करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई जमीन भी नहीं है, जो कुछ है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो फिर वो क्या करेगी, टैक्स लेगी, बोलेगी टैक्स का ज्यादा हिस्सा मुझे चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा बड़े काम करने। आ रहा है समझ में? डिफेंस में ज्यादा पैसा चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जैसे भिलाई स्टील प्लांट, गेल अथॉरिटी ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, सेल, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लेती। जैसे जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, भारतमाला बन रहा है, उस लेवल का स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं बनाती है, बिकॉज दे डोंट हैव रेवेन्यू। उतना रेवेन्यू नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ट्रेन, एरोप्लेन, नेटवर्क, मेट्रो ट्रेन सब सेंट्रल गवर्नमेंट करके देती है। गॉट इट? तो इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है देश को डेवलप करना, बट साथ ही साथ हम पूरे टाइम ये बोलते हैं कि हम आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आपके साथ इक्वल बिहेवियर होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरह के फीचर्स है इंडिया में, फेडरल फीचर एंड यूनिटरी फीचर ऑल्सो। और जब भी हम यूनिटरी फीचर की बात करेंगे तो डेफिनेटली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर जाएगा, और बायस्ड भी है, यहां पर बायसनेस भी है। जैसे अमेरिका में क्या है, आप किसी स्टेट की बाउंड्री 1 इंच कम नहीं कर सकते, बट इन आर केस आप फोर्सफुली कम कर सकते हो, क्योंकि स्टेट की जमीन स्टेट की नहीं मानी जाती, वो मानी जाती है कि भारत सरकार की जमीन है और कभी भी उसको लिया जा सकता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हमने स्टेट को इतना ही माना है कि आप भारत देश के नागरिक हो सकता है कि आपकी बाउंड्री अभी दिखने में ऐसी है, मान लो आप पता चला आप यहां रहते हो अभी, कल को हो सकता है कि बाउंड्री चेंज हो जाए और पता चले कि आपका जो स्टेट है वो इस तरह से चेंज हो गया और इधर के लोग अलग बन गए। आ रहा समझ? मतलब एक ही स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने और बोला कि ये जो आपके बगल में रहा था ये इस देश का, इस राज्य का नागरिक, आप इस राज्य के नागरिक। ये हमारे देश में पॉसिबल, ठीक है, बट नॉट इन यूएसए। यूएसए में ऐसा नहीं कर पाओगे आप। सो अब यह ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टेट का फेवर होते हुए देखेंगे वो फेडरल फीचर कहलाएगा, और जब भी हम सेंट्रल का फेवर होते देखेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगा। तो हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियली हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सेंट्रल शब्द नहीं मिलेगा आपको, देयर इज नो वर्ड सेंटर, है ही नहीं, जहां भी लिखा है वो यूनियन लिखा। बट आप देखोगे कि हम डॉक्यूमेंट्स में, आपके करेंसी नोट में आप देखोगे सभी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहता है, सेंट्रल बजट, सेंट्रल एंटरप्राइजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे कई जगह शब्दों का इस्तेमाल, बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा प्रिंसिपल में कंप्रोमाइज नहीं किया। कहा ऑन प्रिंसिपल वी आर ए यूनियन, बट प्रैक्टिकली यूनियन प्लस सेंटर दोनों हैं हम, और सेंटर में फिलिंग सेंटर वाली आ जाती है, यूनियन में फिलिंग बराबर वाली रहती है। यहां तक ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया, हमने देख लिया कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या और किसे कहते हैं। अब पूरी दुनिया में गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, इनको हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आप देखेंगे, इसमें एक टर्म इस्तेमाल करते हैं
parliamentary form of government, and this side presidential form of government. ठीक है। अब इसमें जब आप देखेंगे, इसके दो मॉडल हैं, यूके मॉडल एंड इंडिया मॉडल, और ये जो है ये यूएसए का मॉडल। क्लियर है? अब इन तीनों में एक बॉक्स बना के समझें हम लोग। अब यहां पर जब आप देखोगे, हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री, ठीक है। सो यूएसए में कैसा होगा? वो इलेक्टेड पर्सन होंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट यूके, यहां पर जो होंगे वो किंग या क्राउन, और इंडिया में जब आप देखोगे प्रेसिडेंट इलेक्टेड, ठीक है, यहां पर भी इलेक्टेड है और ये हेरिडेटरी बेसिस पर आ रहे हैं। गॉट इट? अब इनको अलग अलग नाम दिया गया है। व्हेन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, then this system is called what? Republic. और ऐसे सिस्टम को जो, तो ये मोनार्क यहां इलेक्टेड है, तो ये रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट। फिर जब बात करोगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहां पर भी प्रेसिडेंट थे और यहां पर भी प्रेसिडेंट है, और यहां का प्रेसिडेंट कैसा है? इलेक्टेड। ये भी इलेक्टेड, ये भी इलेक्टेड। अब यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट हेड है, नाउ ही इज इलेक्टेड पर्सन। यहां भी प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो एन इलेक्टेड पर्सन। When when government head is elected, then you call it democratic or democracy. यहां पर भी डेमोक्रेसी है और यहां पर भी डेमोक्रेसी है। Everywhere democracy is there. Got it? पीछे विजिबल है सभी को? दिख रहा है वहां से बोर्ड? पिंक वाला? अच्छा, मैं कलर चेंज कर लूंगा। सी, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड। यूके में प्राइम मिनिस्टर हैं। आई हैव डिवाइडेड इन 2 rows एंड डिफरेंट कॉलम्स। सो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप बोलेंगे सर ये 2 अलग अलग होते हैं। यस, दीज आर 2 डिफरेंट पीपल। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट जब हम बोलते हैं तो पूरे देश का कोई एक मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट। एंड देयर इज अ सेपरेट हेड फॉर गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो जहां जहां पर डबल हेड्स हैं उनको दोनों को लिखा मैंने, इंडिया एंड यूके। बट यूएसए में सिंगल पर्सन दोनों कैपेसिटी में होते हैं। वहां के हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। एंड ऑफ कोर्स सिंगल पर्सन है तो एक ही मोड से आ रहे होंगे, एंड दैट इज इलेक्टेड। तो यहां इलेक्टेड हो जाए तो उसको रिपब्लिक कहते हैं, यहां इलेक्टेड हो जाए तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। दिस साइड इज नॉट इलेक्टेड बट हेरिडेटरी मोड से आए हैं, वंश के अनुसार, बेटे के बाद बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद और बेटा। सो लाइक किंग या क्राउन आप कहते हैं उनको, ठीक है। क्राउन इज अ कॉमन जेंडर। बट यहां के पीएम इलेक्टेड है, सो डेमोक्रेसी की वजह से ऐसा होगा। जहां की भी गवर्नमेंट इलेक्टेड है, ध्यान रखना, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम हम बोलेंगे, जहां भी गवर्नमेंट इलेक्टेड है। और कंट्री हेड
इलेक्टेड हैं तो वो सिस्टम रिपब्लिक कहलाएगा। एंड इन आवर कंट्री वी हैव डबल हेड्स, इन यूके दे हैव डबल हेड्स, इन यूएसए दे हैव सिंगल हेड। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर व्हाट डज इट मीन बाय पार्लियामेंट्री, व्हाई इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री एंड इट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या इनके पास नहीं है? दे डू हैव पार्लियामेंट विच इज कॉल्ड, बोलो बोलो, कांग्रेस। अमेरिकन पार्लियामेंट इज कॉल्ड कांग्रेस। सेनेट इज अ अपर हाउस ऑफ यूएसए। राज्यसभा जैसे हमारे वहां अपर हाउस है। यहां तक ठीक है? किसी को बाउंस करेगा तो पूछते चलना, आप ग्रुप में मत बिलीव करना, क्योंकि ग्रुप में जो हां बोल रहा है और आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछोगे नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए ग्रुप। हाँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हाँ ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ कंट्री, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, दोनों का मतलब सेम है, मैंने शब्द अलग अलग लिखे। फर्स्ट मैंने ये डिवाइड किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। अब पार्लियामेंट शब्द इस्तेमाल क्यों किया वो समझो। बिकॉज इन दोनों देशों में पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम यूके में है और यूके में पहले से है पार्लियामेंट। तो वहां के मॉडल के हिसाब से हमने नाम दे दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम देयर। बट इफ यू आस्क इन इंडिया which one is supreme, so in our case constitution is a supreme one. In case of India constitution is a supreme one, in case of UK parliament is a supreme one. So parliament, इनके नाम से ये टर्म इस्तेमाल हुआ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और डे वन से उन लोगों ने पार्लियामेंट को सुप्रीम माना। और इसकी वजह से अच्छा वो लोग ये भी मानते हैं कि पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में फेमस है कि लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाना छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट उन्हीं के बारे में। क्लियर है? वो इतने फेमस है। सो देयर पार्लियामेंट इज टू पावरफुल व्हेन एट द सेम टाइम इंडियन पार्लियामेंट इज वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हाँ, ऐसा नहीं कि पावरफुल नहीं, पावरफुल है, बट हम जब मानते हैं कि हमारे लिए सुप्रीम कौन है, सो इन दैट केस Constitution is a supreme document for India. आप पूछेंगे सर ब्रिटेन में, so they don't have written document, written constitution नहीं उनका, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। उनका काम चल गया बिकॉज सिंगल रूलर थे इसलिए काम चल गया, बट इन आर केस हमारा काम नहीं चला। यहां तक ठीक है, राइट? अब देखिए इस फॉर्मेट में डुअल हेड है, दोनों जगह डुअल हेड है, यहां पर सिंगल हेड से काम चल रहा है। सो दिस इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसी में आपने रिपब्लिक समझ लिया, कंट्री हेड शुड बी इलेक्टेड वन, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट हेड शुड बी इलेक्टेड वन। तो आप बोलेंगे सर जो कंट्री हेड है क्या वो गवर्नमेंट को नहीं देखते? देखते हैं, बट जब भी प्राइम मिनिस्टर की बात होती है वो 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होकर आए, लेकिन प्रेसिडेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है और पीएम का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। इस सेंस में इसको हमने क्या बोला? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बोला। यहां तक ठीक है? आगे बढ़े। अब हम लोग इंडिया के सिस्टम को देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और भी टाइप्स हैं, जैसे आप देखोगे कहीं पर आर्मी रूल है, म्यांमार, ठीक है, आर्मी रूल है वहां पर। फिर कुछ जगह पर किंग अभी तक चल रहा है, अकेले किंग है वहां, इलेक्टेड भी नहीं। ब्रुनोई, ठीक है, आसियान कंट्री में एक छोटा सा देश है फिलीपींस के पास। सो ब्रुनोई, ऐसे कुछ इधर अब बहरीन वगैरह में आप देखोगे, गल्फ कंट्रीज में, वहां पर भी राजा चल रहा है, काम बदले नहीं है। कुछ लोगों ने क्या किया है कि राजा वाला सिस्टम खत्म करके डेमोक्रेसी में शिफ्ट हो गए। लाइक यू कैन टॉक अबाउट भूटान। भूटान में क्या थे, वहां पर भी किंग, छोटा सा तो है ही है भूटान, है ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है।
तो उन्होंने क्या किया 2006 में, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम इलेक्शन कराते हैं। तो इलेक्शन हुआ, तो उसमें बेटा प्रधानमंत्री है और जो राजा है वो पिताजी है। तो अल्टीमेटली फैमिली ही है ना रूल कर रही, दिखाने को डेमोक्रेसी। लेकिन हाँ, उनके यहाँ एक अच्छी चीज है, उन्होंने एक रूल रखा है कि आपको एमपी बनना है, देन यू मस्ट बी ग्रेजुएट। ये सिस्टम भूटान का है, पढ़े लिखे लोग ही आएंगे, वो उन्होंने ये एश्योर किया। एनीवेज, तो ये सिस्टम था। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज और समझ लो यहां पे, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे तो आप देखोगे हमने ज्यादा परसेंटेज में ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया, यहां से कुछ कुछ नाम चुराए हमने, लेकिन इनका स्ट्रक्चर नहीं चुराया। हमारा ज्यादातर यूके से लिया हुआ है। इसका बड़ा रीजन है कि यूके ने हमें रूल किया था, हम उसके सिस्टम से एक्वेंटेड थे, हमें पता था कैसे काम करता है। 150-200 साल मायने रखते हैं, ठीक है। और इतने साल रहने के बाद उनका सिस्टम हमें ठीक लगा, तो हमने अपनाया तो जरूर, लेकिन हमने अपना स्टाइल देखा, क्योंकि हमारे यहां तो हर स्टेट राजा बनने तैयार था, क्योंकि राजा थे वो लोग, ठीक है। इंदिरा गांधी आई, अच्छा इनको पेंशन मिला करती थी, पता है ना आपको, राजाओं को पेंशन दिया जाता था आजादी के बाद। तो इंदिरा गांधी ने कहा ऐसा है, अब पार्षद चुनाव लड़ो, सरपंच बनो तुम लोग, बहुत राजा राजा खेल हो गया। उन सबको रोड पे ला दिया, पेंशन खत्म, सरकारी फैसिलिटी खत्म, अब आप प्योर सिविलियन लाइफ। हाँ, राजमहल है, पॉलिटिक्स में है वो लोग आज भी। छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे महल बचे हुए हैं। ये बात अलग है कि वो महलें गिर रही हैं, जैसे हाँ टीएस सिंहदेव, वो खुद भी राजा रहे उधर अंबिकापुर साइड के, है ना, आज भी उनका बड़ा सा घर है, काफी बड़ा एरिया है। तो आप देखोगे, लेकिन अब वो क्या, कुछ जगह तो जिंदा है पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ जगह खत्म हो चुके हैं वो लोग। बेटा पता चलो यूके निकल गया, कोई यूएसए में है। एनीवेज, तो हम किसी को बना नहीं सकते थे, इसीलिए हमने बोला कि नो, हमारा जो कंट्री हेड है वो भी इलेक्टेड चाहिए हमें, इसलिए हमने दोनों को इलेक्टेड रखा। इनके यहां पर मोनार्कियल डेमोक्रेसी, हम रिपब्लिकन डेमोक्रेसी कहते हैं, नाम दोनों का अलग अलग है। तो जहां पर भी रिपब्लिक सुनोगे वहां का बंदा इलेक्टेड होगा, कंट्री हेड इलेक्टेड होगा, ठीक है। जब उसको कम्युनिस्ट ही बोलते हैं, वो टाइप ही अलग है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता। कम्युनिज्म में दे डोंट हैव इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिज्म बोल रहा हूं, कम्युनल अलग है, कम्युनल मतलब रिलीजियस वाला, सांप्रदायिकता। कम्युनिज्म एक फॉर्मेट है गवर्नमेंट का, जैसे ये दो फॉर्मेट है। वैसे आप देखोगे, अभी हमने बात किया, कहीं पर आर्मी रूल है, आर्मी रूलर है, कई बार कूप, उसको बोलते हैं आर्मी कूप, इसका मतलब तख्ता पलट। आर्मी ने तख्ता पलट दिया, बोले मैं राजा हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, और बंदूक की नली पर वो सबको टिका के बोलता है कि अब मेरा रूल झेलो। ऐसा भी होता है कुछ जगह। क्या होता है इसके लिए एक और टर्म है, मार्शल लॉ, ठीक है। अभी लास्ट ईयर मार्शल लॉ कहां न्यूज में था, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगने वाला था। म्यांमार में जो है वो आर्मी रूल है। आर्मी का रूल करना और मैं जो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं मार्शल लॉ, दोनों में फर्क है। आप पूछेंगे सर क्या, सी मार्शल लॉ क्या कहता है कि जब पॉलिटिशियन, रेगुलर पॉलिटिशियन कंट्री ना संभाल पाए, सो टेम्परेरी बेसिस पर वो लोग आते हैं, सिस्टम अपने कंट्रोल में लेते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट को रूल करने देते हैं। और आर्मी रूल क्या है, सब कुछ हम ही चलाएंगे देश में, जब तक इच्छा है तब तक हम चलाएंगे, वो इलेक्शन नहीं कराते। और वो कोशिश करते हैं कि हम ही सिस्टम, हाँ अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता, हम अभी अच्छे बुरे की बात नहीं करें, हम बोल रहे हैं कि आप सिस्टम को हाईजैक कर लेते हो, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है उसमें। ये आर्मी रूल होता है। अब एक जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। सो कम्युनिज्म में सिस्टम थोड़ा अलग होता है। उसमें आप देखोगे कि एक पार्टी रूल करती है देश को, उस पार्टी के अंदर कितनी डेमोक्रेसी नोबडी नोज। इनफैक्ट डेमोक्रेसी है भी नहीं उनके यहां पर, वो जिसको चाहते हैं वो उनका हेड बनता है, वही उनका प्रीमियर बनता है और उसे ही वो लोग राष्ट्रपति मानते हैं।
तो चाइनीज प्रीमियर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उनके यहां इलेक्शन है ही नहीं, तो शुरू से वो पार्टी चली आ रही है, उस पार्टी के मेंबर ज्वाइन करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, और सिंगल पार्टी है, चॉइस ही नहीं है वहां पर, चॉइस मांगे तो गोली खाओगे, दे डोंट हैव चॉइस, जो है उनको मानना पड़ता है कि यही लोग। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है चाइना में कि वो लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए चाइना उतना आगे निकल गया। तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं होती वहां पर? बिकॉज डिसिप्लिन बहुत है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो देश के लिए वो लोग काम करते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते, उनके यहां पेपर लीक नहीं होता। अभी आपको पता है उन्होंने बोला था कि हम 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम कराते हैं, मजा ले कोई पेपर लीक कर दे। चाइना ने कहा था हमसे सीख लो, तब हमारे लोगों ने जवाब दिया था। खैर एनीवेज, तो आप देखोगे कि वो सिस्टम अलग है, और उस सिस्टम में क्या है, एग्रेशन है, उसमें उड़ा दो, ठीक है। अभी एक कहां की स्टोरी पढ़ रहा था, साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया अगेन, साउथ कोरिया में क्या हुआ, वहां की किसी कंपनी ने, मैं नाम भूल रहा हूं, किसी कंपनी ने क्या किया, टैंक डे एक शब्द का इस्तेमाल किया। क्या चीज देना था, ये कुछ नूडल है, उन्होंने एक दिन को अनाउंस किया टैंक डे, टैंक मतलब वो तोप वाला टैंक। अब वो लोग टैंक डे मनाते इसलिए हैं, वो दुख के रूप में मनाते हैं वहां के लोग, क्योंकि वहां का जो किंग था उसने वहां के लोगों के ऊपर टैंक चला दिया था, जैसे चाइना में होता वैसे कोरिया में हुआ था। अब उन लोगों ने टैंक डे बोलकर यह बताया कि आप, टैंक शब्द का तो मतलब वहां टैंक, इन्होंने कुछ अलग ही उसको इस्तेमाल कर लिया। वहां के लोगों ने इतना अपोज किया रोड में और सोशल मीडिया पे कि उस कंपनी के शेयर डाउन हो गए, उस कंपनी को माफी मांगना पड़ गया हाथ जोड़ के, मतलब यहां इतने सेंसिटिव हैं वो लोग, ठीक है ना, इतने सेंसिटिव हैं वो लोग। बात कर रहा हूं साउथ कोरिया की, ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो आप देखोगे कि सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब ये किसने डिसाइड किया कि हमारे देश में ये मॉडल चलना चाहिए? सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको किसने बोला? किसी ने बोला या खुद से कर लिया? खुद से किया, किसी ने बोला नहीं। वी डिसाइडेड आवर ओन सिस्टम। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई देश बनता है, उस देश को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि आप ऐसा करो ऐसा मत करो। वी डोंट हैव एनी यूनिवर्सल नॉर्म्स, मतलब वो यूएन से डिसाइड नहीं होता, ध्यान रखना। इसका मतलब कोई भी नया देश बनेगा उसको यूएन डिसाइड नहीं करती कि ये देश कैसा दिखना चाहिए, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होता। ये हर देश अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करता है कि उन्हें क्या चाहिए। ये कंपैरिजन हमने किया है, ये जो कंपैरिजन इससे ज्यादा हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप देखोगे ये कंपैरिजन हमने किया और कंपेयर करके हमें जो ठीक लगा वो हमने एडॉप्ट किया। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ, अब ये हमारा डिसाइड हो गया कि इस तरह की हमारी गवर्नमेंट है। अब हमने क्या किया, जब हमें बनाना था कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पास 2 लेवल की गवर्नमेंट है, तो हम पहले इसके लेजिस्लेचर के बारे में समझते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव पर आऊंगा मैं। तो हमारे पास 3 विंग्स हैं, व्हाट? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनमें से पहले हम लेजिस्लेचर को देखेंगे। अब लेजिस्लेचर जहां बैठती है उस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट इज अ बिल्डिंग, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डबल हाउस, एक को हम राज्यसभा कहते हैं और एक को हम लोकसभा कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ, या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ द स्टेट, अपर हाउस, लोअर हाउस।
अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर ये डिवाइड किसने किया? अगेन किसी ने बोला नहीं, बेसिकली जर्मनी से ये स्टार्ट होता है, इसको ड्यूअल हाउस सिस्टम कहा गया। अब हाउस का मतलब क्या होता है? एक फिजिकल रूम है, जिसको जैसे ये एक बड़ा रूम है, बड़ा हॉल है, वैसे दो बड़े बड़े हॉल्स हैं। एक को अपर हाउस बोला, एक को हाउस का मतलब होता है जो बैठते हैं, है ना, हिंदी में उसको सदन कहते हैं। मैं एक क्लास में हाउस बोला तो बहुत दिनों बाद उसने पूछा, सर ये हाउस कैसे, घर को तो हम हाउस कहते हैं। तो कई बार टर्मिनोलॉजी उलझ जाती है। बच्चा था इंग्लिश मीडियम का, लेकिन उसने बहुत देर से पूछा मुझे कि हाउस क्यों कहते हैं उसको। तो हाउस सिंपल है, एक शब्द है। इस हाउस का संबंध घर से नहीं है, बल्कि इस हाउस का मतलब एक ऐसी जगह जहां बैठते हैं लोग, सिंपल, राइट। तो डबल हाउस सिस्टम हम सिंगल भी ले सकते थे, हमने डबल लिया और पूरी दुनिया को ठीक लगा, इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज में डबल हाउस सिस्टम है कि एक हाउस कुछ करे और दूसरा हाउस उसको सुपरवाइज करे। ऐसा हमने क्रॉस चेक के लिए रखा। तो एक को अपर कहा, एक को लोअर कहा। लोअर इस सेंस में कहा कि इनकी एज, मिनिमम क्वालिफिकेशन और इनकी मिनिमम 30 रिक्वायर्ड है। तो एक को सीनियर माना, एक को जूनियर माना। अब यहां जो जा रहे हैं उनको नाम दिया हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला इनको, और ब्रैकेट में लोकसभा और यहां ब्रैकेट में राज्यसभा, ऐसा लगता, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हो कि ये एमपीज कहां से आएंगे? स्टेट से चुनकर आएंगे। और सेम ऐसे स्टेट में होगा, स्टेट में पार्लियामेंट टर्म इस्तेमाल नहीं होता। पार्लियामेंट हमेशा सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो होती है उस कंट्री की, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और स्टेट में हम लोग कह देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें भी डबल हाउस सिस्टम है हमारे पास। एक को विधान परिषद और विधानसभा कहते हैं, ठीक है। आप देखोगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह यहां के नाम होते हैं। अब आप इन जगह पर लोग जाएंगे कैसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जाते कैसे हैं, क्योंकि हम सभी स्टेट्स में रह रहे हैं। तो स्टेट से ही निकलकर हमें सेंट्रल में भेजना और स्टेट से ही निकाल के स्टेट में भेजना। अब देखो इसके लिए हमने क्या किया, पॉपुलेशन का बेस हमने बनाया और हमने कोई फॉर्मूला डिवाइस किया। जैसे मैं मान लूं कि अपर हाउस है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं कि 10 लाख लोगों पर हमें एक बंदा चाहिए। यहां हमने डिसाइड किया कि 5 लाख लोगों पर एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव होगा। और यहां का एग्जांपल लिया हमने कि 1 लाख पर एक आदमी चाहिए हमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। ये स्टेट का मामला है, इसको छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। ये 3 एग्जांपल से आप समझिए कि कैसे लोग जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ में मान लो हमने बात किया कि थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 90 लाख पॉपुलेशन है, तो छत्तीसगढ़ को 90 सीटें मिली ऑन द बेसिस ऑफ 90 लाख पॉपुलेशन, क्योंकि हमने बोला था एक। सो ऑन द बेसिस ऑफ 90 सीट्स विल डिवाइड दी छत्तीसगढ़ इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, इक्वल या अनइक्वल जो भी होगा। एंड दिस वन बॉक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वन पर्सन, और इसे हम क्या बोलेंगे? विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी या विधानसभा क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हर बॉक्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। खड़े तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जितना एक कोई है। अब ये 90 पीपल दे विल वर्क फॉर छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर में बैठेंगे ये लोग, एंड दे विल वर्क फॉर छत्तीसगढ़। ऐसे हर स्टेट में, क्लियर है। और इनको आपने डायरेक्ट वोट दिया है डायरेक्ट इलेक्शन से, और जिसमें आप मतलब वोटर जब वोट डालता है डायरेक्टली, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो हमारे देश में मतलब आप जब वोट डालोगे तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अनदर सिस्टम जहां पर हम देख पाते हैं कि अब यहां से ये तो 90 आ गए, अब ये काम कौन करेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए। इसमें हमारे स्टेट के सीएम हैं, हमारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर होंगे, एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। वो सब स्टेट के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। उनका काम देश में नहीं जाएगा, स्टेट के लिए काम करेंगे। अब जब हम
सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सपोज छत्तीसगढ़ को 11 सीटें मिली लोकसभा में भेजने के लिए, दीज आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो 11 सीटें हैं, ये जो 11 लोग हैं, हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ को अगेन 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये 11 लोग छत्तीसगढ़ के ही हैं, लेकिन ये काम करने कहां जाएंगे, ये लोकसभा में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे, ठीक है, देश के लिए काम करेंगे। अब राज्यसभा में छत्तीसगढ़ को 5 सीटें मिली। अब ये 5 लोग जाएंगे राज्यसभा में काम करने, ठीक है। ये भी डायरेक्ट इलेक्शन से आए, पब्लिक ने वोट डाला, तो ये दोनों डायरेक्ट इलेक्शन से जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ से हमें 90 लोग चाहिए, 11 लोग चाहिए एंड 5, दीज आर दी नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड। तो ये 11 लोग देश के लिए जाकर काम करेंगे, ये 5 भी राज्यसभा में चले जाएंगे। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और इन्हें ये 90 पीपल चुनकर भेजते हैं। वोट ये लोग डालेंगे, 90 लोग वोट डालते हैं 5 लोगों को चुनने के लिए, इसीलिए इनडायरेक्ट, बिकॉज हमने इनको चुना, इन्होंने उनको चुना। दिस वे दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ऐसे यूपी की सीटें होंगी, बिहार की सीटें होंगी, यूपी से लोकसभा में जाएंगे, बिहार से लोकसभा में जाएंगे, बिहार से राज्यसभा में जाएंगे, यूपी से राज्यसभा में जाएंगे, ऐसे हर स्टेट से होता है। और सबको पॉपुलेशन के बेसिस पर ये 90, 11, 5 अलग अलग मिले होंगे। यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा मिले उनको, राजस्थान में ज्यादा है, एमपी में ज्यादा है, कर्नाटका में ज्यादा है, तो वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, उस हिसाब से ये डिवाइडेड है। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, डिलिमिटेशन समझेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो अब हमने भेज दिया सबको काम करने के लिए। अब ये थे लेजिस्लेचर की बात हो रही थी, तो इलेक्शन पहले लेजिस्लेचर का होता है, लेजिस्लेचर के बाद हम एग्जीक्यूटिव को बुलाते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूटिव की बारी आती है, पहले लेजिस्लेचर, राइट। तो इस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो कि ये जो 11 लोग जाएंगे ये देश के लिए काम करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ के एक एमपी को हमने क्या किया है, गवर्नमेंट में शामिल किया है, नाम पता है? सेंट्रल मिनिस्ट्री में तोखन साहू, उनका नाम है तोखन साहू, ठीक है, बात करेंगे, बताऊंगा। ये समझ में आ गया? लेजिस्लेचर यहां पर आपका रेडी हो गया स्ट्रक्चर। नाउ विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में अब हम पहले देखेंगे कि लेजिस्लेचर में कैसे आए लोग। राज्यसभा में सपोज 250 मेंबर्स ले लिया मैंने एग्जांपल, और लोकसभा में मैंने ले लिया 500 का एग्जांपल ले लिया। अब ये दोनों बॉक्स में इलेक्ट होकर आ गए, 2 हाउस है हमारे पास, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, ये इलेक्टेड मेंबर्स आ गए। अब इनसे ही एग्जीक्यूटिव निकलना, इसीलिए इनको देखना जरूरी कि अब एग्जीक्यूटिव इनके पास से निकलकर आएंगे। रूल ये कहता है कि जो लोकसभा है उसके मेजॉरिटी के बेसिस पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन होगा। तो मेजॉरिटी के लिए एक रूल है 50% + 1, एग्जाम्पल में 251 निकल कर आएंगे। जिनके पास 251 मेंबर्स हैं, दे विल मेक द गवर्नमेंट, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो बाकी बचे हैं 249, ये अपोजिशन कहलाएंगे, ये रूलिंग पार्टी, ये अपोजिशन कहलाएंगे। अब होता क्या है कि बोला जाता है कि जीते हुए एमपीज, सांसद अपने बीच में से किसी एक को लीडर चुनेंगे। जैसे वो लोग लीडर चुनेंगे, लीडर चुनना एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल सिस्टम में हम बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज भी करते हैं, और वो ट्रेडिशंस हैं, वो फॉलो करना जरूरी होता है। वो फॉलो नहीं करोगे तो सिस्टम इनकम्प्लीट नजर आता है। तो ये लोग चुनते हैं अपने बीच में से किसी को, और मान लेते हैं कि सभी एमपीज ने मिलकर अपने बीच में से, सभी मतलब जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, सपोज बीजेपी है,
अपने बीच में से किसी एक को चुना है ना, और उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में है तो सीएम और सेंटर में है तो प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलाई जाएगी, ठीक है, और इनको बोला जाएगा इनका ये नेता है, ऐसे बोला जाएगा। अब ये जो मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इस मेजॉरिटी वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज समझना है कि मेजॉरिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। अब यहां कॉन्फिडेंस किसका है? पीपल। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू पीपल का कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस। तभी तो आपको भेजा ना इलेक्ट करके, तो लोगों का कॉन्फिडेंस आपके अंदर शामिल है। सो मेजॉरिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। अब हम क्या बोलते हैं कि मान लो ये मेजॉरिटी नहीं आ पा रही है, किसी के पास 251 नहीं आ पा रहा है फिगर, देन व्हाट? इन दैट कंडीशन कोएलिशन हमारे पास ऑप्शन है, गठबंधन। तो हमारे देश में पहले से यूपीए और एनडीए नाम के दो बड़े बड़े ग्रुप पहले से काम कर रहे हैं। दिस इज लेड बाय कांग्रेस, दिस इज लेड बाय बीजेपी, दोनों लीड करते हैं इनको। इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि मान लो इनके पास पार्टी एक्स, पार्टी वाई, पार्टी जेड, पार्टी एम है, इनके पास पार्टी एल है, पार्टी ए है, पार्टी क्यू है, पार्टी पी है, इस तरह से। तो अब ये क्या बोलते हैं कि हम सब लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, हम एक दूसरे के एरिया में अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे, क्रॉस इलेक्शन नहीं होगा, मेरे एरिया में आप नहीं उतारेंगे, आपके एरिया में बाकी कोई, इस तरह से। और जो टोटल आएगा उसको एनडीए की सीट्स मानी जाएंगी। और पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव एनडीए के ये मेंबर्स हैं। और बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है, पिछले 30-40 सालों से, कि बिना कोएलिशन के कोई इलेक्शन नहीं लड़ता। मोदी जी जब पहली बार आए तो मेजॉरिटी उनको मिल गई थी बीजेपी को, लेकिन उस वक्त भी कोएलिशन में लड़े थे वो लोग जानबूझकर, क्योंकि पता था उस वक्त तो उनको बिल्कुल यकीन नहीं था, 50% की भी उम्मीद नहीं थी। ये बात अलग है, मेजॉरिटी में आ गए वो। तो हमारे देश में अलाउड है प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन का सिस्टम अलाउड है। तो आप देखोगे प्री इलेक्शन में ये मॉडल हमारे पास है, और पोस्ट इलेक्शन में अक्सर क्या होता है, इलेक्शन जीतने के बाद पता चलता है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं, उस केस में आप दूसरी पार्टी से उधारी लेते हैं, तो वही पोस्ट इलेक्शन में उधारी लेना, राइट। अब मान लो हुआ यह कि बीजेपी को अकेले 250, मान लो 1 चाहिए, 250 सीट्स, 255 सीट्स। अब इनके पास, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, इनको भी वो लोग सीट देंगे, मतलब मंत्री पद देंगे, क्योंकि भाई मान लो नहीं जीते होते तो इनका उधारी काम आता ना, इनके साथ मिलके तो कोएलिशन करते, गठबंधन करते। अमेरिका में क्या है, दे हैव ओनली 2 पार्टी, 2 ही पार्टी उनके पास, 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरे रिपब्लिकन, इन्हीं में से किसी एक को वोट देना। अब हमारे पास तो सैकड़ों पार्टियां, मोहल्ले के चाचा जी खड़े हुए इलेक्शन, उन्होंने बोला मेरी भी पार्टी है, आपने उनको वोट दे दिया, आपका वोट वेस्ट, बर्बाद चला गया। वहां पर 2 ही पार्टियां। अब होता क्या है, यूपीए एनडीए जो भी आ गई, मान लो सिंगल पार्टी आ गई, बीजेपी अकेले आ गई, अब अपने बीच का प्रधानमंत्री भेज दिया, प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंट होने के बाद उनको कहा जाता है आप अपनी वर्किंग टीम निकालिए, काम करने वाली टीम। तो अब ये जो टीम है, इसे हम एग्जीक्यूटिव, इसे गवर्नमेंट और या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, आई मीन वो मेंबर्स लोकसभा से भी जाएंगे, राज्यसभा से भी जाएंगे यहां पर टीम बनाने के लिए, और या फिर कोई बाहर से भी किसी को आप भेज सकते हो यहां पर, या फिर यहां भी भेज सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो। इसका मतलब राह चलते किसी पर्सन को भी हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं हमारे देश में। कंडीशन यह है कि विद इन 6 मंथ या तो यहां की मेंबरशिप या तो यहां की मेंबरशिप उसको मिलनी चाहिए, अदरवाइज 6 मंथ के बाद उसको रिजाइन करना पड़ेगा, 6 मंथ के बाद उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल हमारे देश में है। कोई डाउट यहां तक? अब देखो, ये ऐसा रूल है ताकि कल को कोई एलिजिबल व्यक्ति हो
उसे प्रधानमंत्री बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन यहां पर होना चाहिए, मतलब हाउस की मेंबरशिप चाहिए उसको। हमारे देश में राज्यसभा बैकडोर एंट्री है, बहुत आसान है। अभी पीछे बोर्ड में मैंने बताया था आपको कि जब राज्यसभा से भेजना हो तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी स्टेट में है उसी पार्टी का बंदा जीतकर राज्यसभा में जाता है। बहुत आसान है, क्योंकि ये एमएलए वोट डालते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो ऑफ कोर्स ये 5 में से 3 मेंबर बीजेपी के गए हैं। हमारे तो थोड़ा वो होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जो रूलिंग पार्टी वो लोग 3 मेंबर भेजते हैं और जो अपोजिशन है वो 2 मेंबर्स भेजते हैं। ये हमारे स्टेट का ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो हर बार वो लोग वैसा जमा कर करते हैं। बाकी जगह तो जो जीता वो सिकंदर है ना, वोट होगा जो होगा देखा जाएगा, ऐसा है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि स्टेट में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होगी वही राज्यसभा में ज्यादा मेंबर्स आएंगे उनके। तो किसी एक को रिजाइन करवा दो, मान लो पोस्ट वैकेंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिजाइन करवा दो, कोई ना कोई बलिदान देगा मोदी जी के नाम पर, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरह से ये बैकडोर एंट्री हमारे देश में अलाउड है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है इसमें एक नंबर फिक्स रखा गया, बोला है लोकसभा का कितना निकालो, 15% निकालो, जो भी नंबर आएगा उतने ही लोग यहां पर आ पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। एंड दे ऑल आर नॉट फ्रॉम लोकसभा, सिर्फ नंबर डिसाइड कर रहे हैं लोकसभा का। ये भी फॉर्मूला है। क्या बोला, लोकसभा का 15% निकालो तो यहां के हिसाब से 75 आते हैं, ये फिक्स है। छत्तीसगढ़ में भी 15% निकालना पड़ेगा। विधानसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 15 निकालोगे तो 13.5 आता है। उस बेसिस पर हमारे यहां पर 14 मेंबर्स होंगे, हैं एग्जीक्यूटिव में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। यहां तक ठीक है। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं यही एक्चुअल में सरकार है, यही लोग सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, मोदी जी एंड टीम, ये वही लोग हैं, 75 लोग। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास डबल मेंबरशिप है। पहले या तो आप यहां हो या यहां हो, लेजिस्लेटिव मेंबर हैं पहले, लेजिस्लेचर में आने के बाद आप एग्जीक्यूटिव में जाते हैं। पीछे जो डायग्राम था वो देखो, डबल हाउस सिस्टम, यहां देखो, और यहां पर डबल हाउस सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहां पर डबल हेड्स का सिस्टम, यहां तक ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप देखेंगे कि ये 75 लोग ही आएंगे। वो यहां से आएंगे, यहां से आ सकते हैं, बाहर से भी कोई आ सकता है, बट 75 से ऊपर नहीं होंगे। तो नंबर हमने निकाला लोकसभा के बेसिस पर, और ये गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। तो ये लेजिस्लेचर हो गई और ये एग्जीक्यूटिव। तो 2 मेंबरशिप होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे पास डबल हेड्स होंगे, डबल मेंबरशिप भी होगी। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, डबल मेंबरशिप वहां पर नहीं है, सिंगल हेड है, सिंगल मेंबरशिप। बट ब्रिटेन और इंडिया में डबल हेड्स हैं और डबल मेंबरशिप। जो लेजिस्लेचर में होगा वो वही एग्जीक्यूटिव में होगा। क्लियर हो रहा है? अब इससे आगे देखो कि ये जो सिस्टम है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमने पीएम अपॉइंट कर दिया और लोकसभा में भी गए, राज्यसभा से भी लोग गए, 250 मेंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन टोटल 75 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैबिनेट रैंक। अब जो सेकंड नंबर के हैं उनको हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, ब्रैकेट में ये भी स्टेट मिनिस्टर नहीं, इसको ऐसा लिखा जाता है, जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट के 2 डिवीजन होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है, ये जो 75 लोग हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है, हाँ जी बच्चे, नहीं समझ में आ रहा? डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं, डेप्यूटी मिनिस्टर यहां नहीं है कॉन्सेप्ट, वो स्टेट में होता है, ठीक है ना। डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी मिनिस्टर शब्द आपको मिलेगा ही नहीं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये काम कैसे करते हैं देखो, प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो टीम होती है उसको हम कैबिनेट बोलते हैं, और इसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। यहां पर हम रखते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर जो है, इंडिपेंडेंट चार्ज वाला, और इनको असिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट मिनिस्टर रखते हैं। ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाला स्टेट मिनिस्टर, ये सिर्फ स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है। अब उस कंटेक्स्ट में स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करता, तो एक्चुअल जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो दैट इज कैबिनेट। सो कैबिनेट इज व्हाट, कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देख पा रहे हैं आप, बिग बॉडी इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां तक ठीक है, गॉट इट। अब ये जो कैबिनेट है एक्चुअल में यही लोग काम करते हैं। कल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की जगह अब कैबिनेट सिस्टम काम कर रहा है, कैबिनेट इज सुप्रीम। वो मोदी जी की आलोचना थी कि अभी सब कुछ वही संभाल रहे हैं, सब कुछ मजबूत वही है, पार्लियामेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये क्रिटिसिज्म था। 24 का क्वेश्चन है वो, क्लियर है। अब ये सिस्टम आपको दिखता कैसे है, इसको देखो जरा, गवर्नमेंट के फॉर्म में कैसे दिखता है हम लोग। देखो, मोदी जी के पास मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कल बात हो रही थी हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। अब यहां पर दिख रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये बड़े बड़े मंत्रालय हैं जो इनको दे दिया गया, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं देश के, तो पूरा देश ये लोग मैनेज करते हैं, देश के हर टॉपिक को ये लोग मैनेज करते हैं। आप देखोगे ये यहां तक चल रहा। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी हालत में इनको रिपोर्ट नहीं करते हैं, यहां रिपोर्टिंग नहीं है, यहां रिपोर्टिंग नहीं, सीधे किसको रिपोर्टिंग है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग। सो दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैबिनेट। इस सेंस में इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। अच्छा, कुछ मामलों में इनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, इसमें ये क्या कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाले मंत्री को असिस्ट कर रहे हैं ये। जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, किस मामले में, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मतलब साइंस टेक को अकेले संभाल रहे हैं, मंत्रालय छोटा है, लेकिन कुछ मामलों में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर, देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो ये प्रधानमंत्री को असिस्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करें, मतलब एक व्यक्ति के पास दो तरह के रोल हैं। कुछ मामलों में वो इंडिपेंडेंट काम संभाल रहा है, जैसे ये जितेंद्र सिंह है, तो जितेंद्र सिंह यहां पर भी हैं और जितेंद्र सिंह यहां पर भी हैं, ऐसे समझ लो। मतलब कुछ मामलों में क्या है, ये अपने अलग संभाल रहे हैं, ये इनको रिपोर्ट नहीं करते हैं, और कुछ मामलों में आप देखोगे कि वो यहां पर हैं और वो बड़े मंत्री की हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको। कुछ समझ में आ रहा है। कुछ दिनों में क्या होगा, उनको ये वाला हटा देंगे और बोलेंगे अब आप इंडिपेंडेंट संभालो, फिर इंडिपेंडेंट से उनको बोलेंगे अब आप कैबिनेट संभालो, बड़ा मंत्रालय संभालो, अब आप काम सीख चुके हो। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया क्या है, मान लो कोई व्यक्ति पद छोड़ के आया, कांग्रेस, मान लो कांग्रेस से कोई बड़ा व्यक्ति छोड़ के आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
तो बोला कि भाई मुझे कुछ तो दो सम्मानजनक, कांग्रेस से छोड़ के आ रहा हूं, कुछ तो चाहिए ना पैसा, तो एविएशन दे दिया। आ रहा समझ? ऐसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होता है। सो दिस इज अनदर क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है कि छत्तीसगढ़ से एक भी सेंटर में कोई नहीं है, तो तोखन साहू जी को दे दिया, कहा इनको मंत्री पद दो, वो भी स्टेट मिनिस्टर है, होगा उनका नाम, कैबिनेट में तो नहीं है, वो स्टेट मिनिस्टर है, तोखन साहू। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये असिस्ट कर रहे हैं उनको, इंडिपेंडेंट चार्ज भी नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि संभालो, खुश रहते हैं उसमें। हम भी खुश हैं, हमारे यहाँ का मंत्री जो है कैबिनेट है, मतलब कैबिनेट तो नहीं बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ऐसे। क्लियर है? बढ़ू आगे यहां से। तो इस तरह से देख रहे हैं कितनी लंबी लिस्ट है। ये सब वो है जिनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक हो, चलो बढ़िया, कुछ ना कुछ मिल गया आपको, खुश रहो, ऐसे। फैसला तो उधर ही लेना है कैबिनेट में, ये सब दिखावे के लिए बस। ठीक है, एरिया वाले खुश हो जाते हैं, घर वाले तो खुश होते ही हैं, एरिया वाले भी खुश हो जाते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख रहे हैं, ढेर सारे लोगों को बनाया। अब एक बना दो, दो बना दो, तीन बना दो, लेकिन 75 से ऊपर नहीं जाने चाहिए टोटल, क्योंकि उसका रूल है 75 से ऊपर नहीं होने चाहिए तीनों मिला के। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमने लेजिस्लेचर देखा, एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन भी देख लिया कि एग्जीक्यूटिव बनते कैसे। सो दिस इज अबाउट एग्जीक्यूटिव। अब हमने एग्जीक्यूटिव बना दिया। अब इस एग्जीक्यूटिव को ही आप गवर्नमेंट कहते हो। अब गवर्नमेंट कितने साल के लिए होती है वो समझो। गवर्नमेंट का आपको टेन्योर पता होगा, गवर्नमेंट का टेन्योर 5 इयर्स। वो एक्चुअली गवर्नमेंट का टेन्योर नहीं होता, वो टेन्योर होता है लोकसभा का टेन्योर होता है। लोकसभा का टेन्योर इज इक्वल टू 5 इयर्स। तो जब तक यहां टिके रहेंगे तब तक ये टिके रहेंगे। राज्यसभा डोंट हैव एनी टेन्योर, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, बट राज्यसभा मेंबर्स हैव टेन्योर। इनका टेन्योर 6 इयर्स का होगा और हर दूसरे साल 1/3 विल गेट रिटायर्ड। ठीक है, अब यहां देखो, लोकसभा का बोलेंगे सर लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स है, लोकसभा मेंबर्स का टेन्योर कितना होगा बाय डिफॉल्ट 5 इयर्स। राज्यसभा का यहां टेन्योर नहीं है, नो टेन्योर ऑफ राज्यसभा, इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। ये हाउस चलता रहता, इसके मेंबर्स आना जाना करते रहते हैं, ये एक साथ जाते हैं एक साथ आते हैं। इनको 5 इयर्स में जब पूरी तरह से हटा देते हैं उसको हम बोलते हैं लोकसभा का डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होना बोलते हैं। ठीक है, डिसॉल्व होना। और इनका डिसोल्यूशन कभी नहीं होता। अब होता यह है कि गवर्नमेंट इज इक्वल टू, मतलब लोकसभा का टेन्योर इज इक्वल टू गवर्नमेंट का टेन्योर। ठीक है, और लोकसभा में जाने के बाद जिस दिन लोग पहली बार बैठक करते हैं उस दिन से इनका टेन्योर शुरू हो जाता है गवर्नमेंट का, और एग्जैक्ट 5 ईयर कैलकुलेट करके फिर इनको रिजाइन करना पड़ता। अब इस बीच यहां तक समझो कि प्राइम मिनिस्टर, मान लो 5 इयर्स के बीच प्राइम मिनिस्टर की सडन डेथ हो जाए तो क्या होगा कि इन सभी 75 लोगों को बाय डिफॉल्ट रिजाइन करके अपने अपने जगह आना होगा। जैसे 5 साल की गवर्नमेंट है, 2 साल चलते हुए हो गया और अचानक 3rd ईयर स्टार्ट होने पर पीएम की डेथ हो गई, तो डेथ होते ही ये गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, बिकॉज रूल ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर पे ये लोग टिके हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर या तो रिजाइन कर दें तो ऑटोमेटिक सबका रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिक सबका रिजाइन मान लिया जाएगा, दोनों ही केस में ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। यहां तक ठीक है?
सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की डेथ होते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की का इस्तीफा मान लिया जाएगा कि वो भी कोलैप्स कर गए, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। अब 2 साल में गवर्नमेंट गिर गई, इसी को सरकार का गिरना बोलते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, 250 में से 251 में से 4-5 अपोजिशन के साथ चले गए, तो यहां पर वोटिंग होती है हाउस में, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से बुलाया जाता। मान लो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हार गई, 251 में से 5 कम हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देते ही क्या होगा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स, गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट गिर तो गई, अब बचे हुए 3 साल में हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए 3 साल में कि हम अपोजिशन को मौका देंगे कि आप सरकार बना के दिखाओ। सेम मेजॉरिटी चाहिए, कितनी, 50% +1, और मान लो ये प्रूफ कर देते हैं कि हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है, 5 इधर आ गए, और इन्होंने प्रूफ कर दिया, तो क्या होगा, बचे हुए 3 साल के लिए ये 240 मतलब अपोजिशन वाले गवर्नमेंट बनाएंगे, और फिर से 75 इनकी पार्टी के लोग जाएंगे, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, फॉर द रिमेनिंग 3 years। यस, यहां तक ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी आता हूं उस पॉइंट पे, ठीक है। अभी मेजॉरिटी मान लो इनके पास है, इन्होंने सरकार बना लिया, तो 3 साल ये चला सकते हैं, और जैसे ही 5 years कंप्लीट हुआ, 5 years किसका कंप्लीट हो रहा है, लोकसभा का, तो लोकसभा का 5 year कंप्लीट होते ही ये कोलैप्स मतलब डिसॉल्व होना है, एंड दे विल गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस। तो 5 साल लोकसभा का फिनिश होते ही सरकार भी गिर जाती, मतलब लोकसभा डिसॉल्व मतलब सरकार भी डिसॉल्व। प्रधानमंत्री बने रहते हैं फॉर द टाइम बिंग। प्राइम मिनिस्टर कब रिजाइन करते हैं, जब या तो खुद बन गए हो, प्राइम मिनिस्टर तो न्यू ओथ लेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे। जैसे मोदी जी बने तो उनको रिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। अब मान लो मोदी जी हार जाए और कांग्रेस जीत जाए, फिर वो रिजाइन करने जाएंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शाम को जाएंगे, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और फिर नया बंदा जो भी जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये सिस्टम होता है, यहां तक ठीक है, ओके। अब हमने यहां पर गवर्नमेंट भी बदल दिया। अब जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, तो डेथ होने पर ये सब तो गिर जाते हैं, अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए, क्योंकि इनका अभी यहां का तो टेन्योर बाकी है, वैसे भी ड्यूअल मेंबरशिप थी। अब प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद सेम पार्टी को पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके पास मेजॉरिटी है तो आप सरकार बना के दिखाइए, मेजॉरिटी नहीं है देन विल गो फॉर अपोजिशन। फिर वो सेम पार्टी को पूछा जाता, मान लो मना कर देंगे नहीं हमारे टूट फूट हो गई, फिर अपॉर्चुनिटी विल गोज टू अपोजिशन, फिर वो लोग बना दिए तो अच्छी बात है। मान लो 2 साल में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं प्रधानमंत्री की डेथ के बाद, देन लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे एंड दे विल गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, और जो फ्रेश इलेक्टेड जो बॉडी होगी दे विल वर्क फॉर 5 years, 5 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है यहां तक। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम कर रहा है। अब कोई डाउट है तो पूछो। ये था गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, मेरी पॉलिटी यहीं से चालू होती है। कुछ हाँ पूछो बच्चे। नहीं, ऐसा हो जाए तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन है नहीं वहां पे रूल, ऐसा रूल है नहीं ना, जो है उसको पढ़ो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन राज्यसभा में मल्टीपल टाइम इलेक्शन से आप आ सकते हो। यदि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको बार बार लाया जाता है वहां से, कहीं तो सीट खाली होती है। और जब मतलब 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, इन्हीं का ही सबसे बड़ा आप देख पाते हो है हमारे देश में, वो है हम लोग 2 पार्टी सिस्टम ही है बेसिकली, बाकी तो सब छोटे मोटे घूमते रहते हैं। नहीं, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए, राउंड फिगर करने के लिए लिया है। एक्चुअल नंबर लिखेंगे ना हम लोग 552 और ये सब नंबर आएंगे। नहीं 75 भी एक्चुअल नहीं, 15% इज रियल,
परसेंट इज रियल, ये तो इसका निकला है ना। और पूछो। हाँ, फिर से बोलो, एक एक मिनट बच्चे, वो कुछ पूछ रहे हैं, लेट हिम आस्क। हाँ, स्पीकर का रोल होता है या नहीं? हाँ, इस हाँ, स्पीकर लास्ट में वोट देते हैं बच्चे। स्पीकर इन जनरल वोट नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में, राइट। उनके पास एक टाई ब्रेकर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। स्पीकर के पास कास्टिंग वोट का पावर होता है। दोनों साइड बराबर हो गए मान लो, अब वो किसी पार्टी का तो होता ही है, अब वो चाहे अपनी पार्टी को सपोर्ट करे या रूलिंग, जो भी, जिसको भी सपोर्ट करना वो कर सकते हैं, तो एक वोट देकर उनको जिताया जा सकता। ऐसा हो चुका है 2008 में। स्टेट में 90% पोस्ट कोलिशन होगा और स्वार्थ के आधार पर होगा। सेंट्रल में क्या होता है, यूनियन में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसमें आप पहले से डिक्लेयर कर देते हो, अदरवाइज लोग फेथ नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल इलेक्शन है ना, आप वहां पर चिंदी चोरी नहीं कर सकते। स्टेट में वो सब होता है, एकदम अपोजिशन पार्टी है, पहले दोनों अपोजिट थे लेकिन दो, चलो आओ हाथ मिलाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। शिवसेना, कांग्रेस, ये सब साथ आ गए थे, जबकि बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं लोग, लेकिन आदमी मरता क्या ना करता। ठीक है, जब दोनों के दुश्मन सेम हो तो दोस्ती हो ही जाती, तो वैसा है वहां पे। हाँ, वाई नॉट, चेंजेस ऐसे हो सकता है, इसके लिए हमें पार्लियामेंट में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। हाँ, मार्शल लॉ है हमारे देश में, आर्टिकल 34 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ बोला नहीं है, उन्होंने ये बोला है इन केस ऑफ मार्शल लॉ दे कैन कर्टेल डाउन सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या है ये नहीं बताया, नहीं, इमरजेंसी नहीं है वो। मार्शल लॉ है, इसका मतलब सेना का ही कानून होगा, लेकिन सेना तब टेक ओवर करेगी जब एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस ना संभाल पाए, किसी रीजन से सब एक साथ खत्म हो गए, परमाणु बम गिरा दे किसी ने उनके ऊपर पार्लियामेंट पे, टचवुड ऐसा ना हो, इन केस, या किसी रीजन से वो सब करप्ट हो गए। हाँ, और पूछो। हाँ, हाँ, यूनियन गवर्नमेंट नहीं, रिसोर्सेस कंट्रोल करती है ऐसा नहीं बोला मैंने, ये बोला दोनों के लिए सेपरेट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे देश में ज्यादातर रिसोर्स का कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट को दिया है, कुछ स्टेट के पास है, कुछ यूनियन के पास है। बट स्टेट का पावर कैसा है, वो जब तक काम चल रहा है चल रहा है, जिस दिन सेंटर को लगा कि हमारे पास आना चाहिए वो अपने पास ला सकती है। हमारे स्टेट्स पावरफुल नहीं, ऐसा जानबूझ के रखा है। उसका रीजन ये है, जैसे अभी तो थोड़ा सा आप लोग सोच सकते हो कि द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इज वेरी बायस्ड, ऐसा सोच सकते हो थोड़ी देर कि सारा डेवलपमेंट गुजरात ही क्यों हो जाएगा भाई, ऐसा आप सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब के थे, तो पूरा डेवलपमेंट पंजाब तो नहीं ले गए, इंदिरा गांधी पूरा डेवलपमेंट यूपी तो नहीं ले गई, ना नेहरू जी ले गए, अभी पूरा डेवलपमेंट गुजरात क्यों? तो यहां थोड़ा सा आपको बायस वो नजर आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट हो ही रहा है, कॉमनवेल्थ वहां पे हो रहा है, जबकि पहले कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुए। ठीक है, एनीवेज, तो अगेन लिखना नहीं आपको, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है लाइव एग्जांपल्स। इसमें मुद्दा यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी स्टेट की नहीं होती, वो पूरे देश की होती। हाँ, एजुकेशन हमारे देश में नहीं, वहां तो है, वहां ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है भूटान में। सो दैट वे दे कैन हैव एजुकेटेड पीपल इन द पॉलिटिक्स, बट वी डोंट हैव एजुकेटेड। मैं अभी दोपहर में सीआईआई का कॉन्फ्रेंस था, सीआईआई कल नाम लिया था मैंने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, तो वहां पर
बहुत सारी बातें हो, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, ये वो। गवर्नमेंट के लोग आए थे, वहां पर हमारे पास मिनिस्टर थे जो स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, तो उनको लिख कर लाना पड़ा था। खैर सभी लोग लिख के ही पढ़ रहे थे, लाए थे और पढ़ रहे थे, बट मैं इतना तो श्योर था कि उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, कि जो जो वो सब बोल रहे थे उनको नहीं पता। शब्दों का अर्थ थोड़ा बहुत पता होगा, दैट्स इट। ही वाज रीडिंग दी पेपर, पेपर पढ़ रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट जो लिखा उसको। पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्या होगा, उनकी लैंग्वेज पे कमांड होगी, नंबर वन। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो बंदा होगा वो खुल के काम करेगा उस फील्ड में, फिर जिस भी फील्ड में काम दिया जाए। तो ये फर्क ये होना चाहिए हमारे देश में। अब वो टाइम आ गया कि लोग अब डिमांड कर सकते हैं कि एजुकेटेड लोग आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर डिग्री डिफाइन कर दो, मिनिमम ग्रेजुएशन तो बोल ही दो। आईएएस के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन है, तो वहां भी बोल दो आप। बाकी सबका भला होगा, क्योंकि वो आदमी अपना भला कर ही नहीं पाएगा, उस डिपार्टमेंट का तो कर ही नहीं सकता वो, ये तो तय है। क्योंकि अब जब देश एआई के रास्ते पर चल पड़ा है, वहां पर हम सोचें कि गांव वाला व्यक्ति उसको समझ लेगा, कर लेगा। जो एग्जिस्टिंग सीएम है अभी, उनकी कैपेसिटी नहीं, मिनिस्टर तो दूर की बात है, उनकी कैपेसिटी नहीं कि वो डेवलपमेंट ला सके। इवन ही कैन नॉट रीड कंप्लीट बुक। तो अब हमारे देश को बदलने की जरूरत है। एनीवेज, ये थोड़ा सा हट के है, अभी लिखा नहीं है कहीं। हाँ, और पूछो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है, 3 इयर्स इज टू लेस। अब ऐसे तो अमेरिका में 4 इयर्स है, आप बोलोगे सर 4 इयर्स भी कम लग रहा है, 5 इयर्स ज्यादा लग रहा है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपका इंटेंट क्या है। इंटेंट खराब है तो फिर कुछ भी साल दे दो, आप तो खराब ही करोगे। इंटेंट अच्छा है तो 1 महीने भी मिलेंगे तो आप अच्छा ही करोगे। ये डिफरेंस है बेसिकली। अदरवाइज आपको करना क्या है, आकर पहले से ब्यूरोक्रेसी है, पहले से सिस्टम, सब कुछ तो पहले ना, आपको कहां गड्ढा खोद के पानी निकालना है, सब कुछ पहले से होता। प्रॉब्लम यह है कि वो काम ही नहीं करते हैं उस डायरेक्शन में। बहुत कुछ है ना, फेवरेटिज्म ने। ये बताओ, मैं अभी कल परसों पेपर में पढ़ रहा था, $800 बिलियन ये एजुकेशन का जीडीपी का परसेंट है चाइना का, और हमारा 1200, नहीं, 12 बिलियन डॉलर है हमारा, उनका $800 बिलियन। सी द डिफरेंस, हम कहीं नहीं लगते, और हमें लगता है हम चाइना को पीछे छोड़ दें। एक एक बच्चा वहां चिप बनाते हुए पैदा होता है। तो ये सारी चीज मतलब एनीवेज, क्रिटिसिज्म बहुत लंबा हो जाएगा। वापस आते हैं, पढ़े लिखे लोग चाहिए, क्रक्स इतना है। और पूछो, अभी वाले इससे पूछो। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। यदि रूलिंग पार्टी की कैपेसिटी है राहुल गांधी को झेल सके तो ले ले। नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं उनका। नहीं लेंगे कोई, बट मना कहीं पर नहीं किया, ये कहने का मतलब। देयर इज अ नो रूल कि उनको नहीं लेना। हाँ, मिनिमम का कोई नंबर नहीं ना। वो तो मिनिमम का तो होगा ही नहीं, जो भी मैक्सिमम नंबर वो लेंगे, सुविधा मिलती है ना। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। रूल तो यही कहता है हमारे देश में। वो आप लोगों ने एक दिन का नायक मूवी देखी है, अनिल कपूर वाली, तो वो तो कॉमन मैन है ना, उसको तो बना ही देते हैं, वो सेम वो रूल की वजह से बनाया। और पूछो। बोर्ड में जो दिख रहा है उसमें डाउट, आप लोग को, नए बच्चों को कोई डाउट? लगेगा बच्चे, अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया आपको अभी मैं एंटी डिफेक्शन नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, क्यों बोलूंगा तो फिर मुझे उसको समझाना पड़ेगा। दल बदलने के अपने लॉ हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो कोई उधर चला जाता है, तो एग्जांपल है ये। हाँ
देखो मेंबर्स के बदलने से कुछ नहीं होगा, एमपी और एमएलएस। एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ एमपीज या एमएलएस पर लगता है, पहले तो ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर बीजेपी है, अब बीजेपी के 5 एमपी इधर चले गए, तो इधर जाते ही इनकी पोस्ट नहीं बची रहेगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में उनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया क्योंकि कम लोगों में लगेगा, वो तो मैंने एग्जांपल लिया था, जस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, बाद में पढ़ेंगे, बट हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे लगेगा, मेंबर्स पे नहीं लगता। जैसे कोई एमपी नहीं बना, हार गया वो, अब बीजेपी से वो कांग्रेस में जाना चाहता है, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, पूरी पार्टी चली जाए। एमपी और एमएलए बस उनके ऊपर लगता है। यदि आप कुछ बन गए हैं, क्यों लग रहा है? क्योंकि आप वोटर्स के साथ चीट कर रहे हो, पार्टी के साथ चीट कर रहे हो बनने के बाद, इसीलिए उनके ऊपर चार्जेस, नहीं तो पूरी पार्टी खाली हो सकती। और अभी जो हालात हैं उसमें तो और मुश्किल है ना, बहुत बहुत पूरी पार्टी की पार्टी खाली हो जा रही है। और पूछो सवाल, कोई डाउट? ठीक है, फिनिश, ठीक। तो यहां पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखा हमने और लेजिस्लेचर देख लिया हमने। तो लेजिस्लेचर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में भी देखा, और सेम फॉर्मूला स्टेट में भी लागू होगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी क्या होगा? सेम चीज होगा। डबल हाउस हमारे यहां नहीं है, सिंगल हाउस है। सिंगल हाउस में मेजॉरिटी देखेंगे, मेजॉरिटी में सेम फॉर्मूला, सेम यहां पर भी 15% निकालेंगे, जितने होंगे वो गवर्नमेंट में। तो जैसे हमारे 14 मेंबर्स हैं। अब स्टेट में क्या होता है? स्टेट में थोड़ी टर्मिनोलॉजीज अलग है। अब वो कैसे अलग है कि स्टेट में इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, स्टेट में सिर्फ आप कैबिनेट बोलते हो, इनफैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आज कैबिनेट की, क्योंकि सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इसलिए लोग कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बिग बॉडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन काम करने में पावरफुल कौन है? कैबिनेट। और इससे भी अलग एक कैजुअल टर्मिनोलॉजी है हमारे देश में, वो है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट मतलब समथिंग विच इज पर्सनल, काफी क्लोज मेंबर्स होते हैं पीएम के, 3-4 लोग मिलकर वो लोग डिसाइड करते हैं और फिर मेन बॉडी में ले जाके बोल देते हैं। तो ये अभी थोड़ा अभी के सिस्टम में और ज्यादा दिखता है, इंदिरा गांधी के टाइम पर भी था ऐसा, आप कह सकते हो, और उन्हीं के टाइम पर ये किचन कैबिनेट शब्द चलता था। तो किचन थोड़ा सा महिला होने के नाते उनके नाम पर किचन भी बोल देते थे कि किचन से चला रही है, मतलब अपने मन से चला रही है। किचन बोलने का मतलब यही होता है कि अपने मन से चला रही, अपने हिसाब से चला रही है। तो उस सेंस में वो किचन कैबिनेट लाया गया था, समथिंग विच इज पर्सनल, ऐसा, ठीक है। तो आप ब्रेक लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।